जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। कौन? राखीगढ़ी, जो हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है। जो हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है, जिसका खोज सूरजभान ने 1969 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है, यह कथन किसका है? बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है गोपाल कृष्ण गोखले का। राइट आंसर इसका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि थी, यानी ये कब घटित हुई थी चौरा चौरी कांड? तो ऑप्शन है 5 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, 22 फरवरी 1922, 23 फरवरी 1922। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था, राइट आंसर 1928 ईस्वी में। 1928 में आया था। अगर कभी इससे पूछ दे कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो 1927 ईस्वी में हुआ था। 1927 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बंगाल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बंगाल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिए थे, देख लीजिए, कृष्ण कुमार मित्र दिए थे। कौन दिए थे? कृष्ण कुमार मित्र दिए थे। बंगाल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र दिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाथी दांत का पैमाना किस संदर्भ में मिला है? हाथी दांत का पैमाना किस संदर्भ में मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल में मिला है। लोथल में मिला है। जो लोथल हड़प्पाकालीन स्थल है, जो गुजरात में है, गुजरात में है। और रंगनाथ राव इसके खोज करता है। रंगनाथ राव इसके खोज करता है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो हाथी दांत कहाँ से मिला है? तो ये लोथल से मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ हड़प्पाकालीन स्थल है और एक तरफ उसके खोज करता है। तो चलिए हड़प्पा तो दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में किए थे, तो ये सही है। लोथल रंगनाथ राव सही है। सुतकोड़दा जेपी जोशी सही है। धौलावीरा रंगनाथ राव नहीं किए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। एसएन बिष्ट इसका किए थे, खोज किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 फरवरी को सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। भारत कोकिला, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डूंगरपुर को। किसको? डूंगरपुर को। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। और पहाड़ों की मलिका, अगर इसी में आपको क्वेश्चन पूछे कि पहाड़ों की मलिका किसे कहा जाता है, तो ये नेतरहाट को कहा जाता है। किसको? नेतरहाट को। याद रखिएगा, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर और पहाड़ों की मलिका। अगला प्रश्न है कि सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो ये है कलसूबाई। क्या है? कलसूबाई। चलिए इसके बारे में जो और सारे ऑप्शन है देख लेते हैं। तो ये गुरु शिखर, ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अरावली विश्व का सबसे पुराना पहाड़ है, पर्वत शिखर है, उसी का सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। 1728 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र जो तीसरा ध्रुव कहलाता है, यानी थर्ड पोल किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है अमेजन का जंगल, साइबेरिया का शीत क्षेत्र, प्रशांत महासागर और हिंदुकुश पर्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुकुश पर्वत को तीसरा ध्रुव कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भेषण वेद किसे कहा जाता है? तो भेषण वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। भेषण वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ता के बारे में इसमें किस पद का उल्लेख नहीं है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरी अनुसूची में प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ता के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। बाद बाकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सभी लोगों के वेतन और भत्ता के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है। प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ता का उल्लेख दूसरी अनुसूची में नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए अगला देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक जनजाति भील है। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन पाई जाती है? तो भील पाई जाती है। पहले गोंड था, अब भील हो गया। जनसंख्या के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनजाति जो है वो भील हो गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भील। चलिए अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसमें क्वेश्चन है, ऑप्शन है हजरत मोहानी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। तो आपको अगर इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा का जन्मदाता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजरत मोहानी। इसका हजरत मोहानी। लेकिन इंकलाब जिंदाबाद का नारा इसको लोकप्रिय कौन बनाए? तो भगत सिंह बनाए। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा अगर हजरत मोहानी अफसर है तो हजरत मोहानी मानना है, क्योंकि सबसे पहले इंकलाब जिंदाबाद का नारा हजरत मोहानी ही दिए थे, बाद में इसको लोकप्रिय बनाए भगत सिंह। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजरत मोहानी। अगला प्रश्न है कि खीरे को काटकर यदि उसमें नमक डाला जाता है तो निम्नलिखित मतलब किस कारण से उसमें पानी निकलता है? तो पहला ऑप्शन है सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन, प्रासरण और प्रसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रासरण के द्वारा। प्रासरण के कारण खीरे को अगर काटते हैं उसमें नमक छिड़क देते हैं तो उसमें पानी निकलने लगता है। चलिए अगला प्रश्न है कि बोअर का युद्ध कब हुआ था? तो बोअर का जो युद्ध हुआ था 11 अक्टूबर 1899 में शुरू हुआ था और 31 मई 1902 ईस्वी में खत्म हो गया था। तो बोअर का जो युद्ध हुआ था वो दक्षिण अफ्रीकी युद्ध या उसको एंग्लो बोअर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका में एंग्लो बोअर युद्ध के नाम से भी इसको जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेलूथम्पी ने कुंडरा में एक सभा आयोजित किया था जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को खुले तौर पर अपनी धरती से उखाड़ फेंकने हेतु हथियार उठाने का आह्वान किया। इसके बाद इसे किस नाम से जाना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंदरा उद्घोषणा के नाम से इसे जाना गया। कुंदरा उद्घोषणा के नाम से जाना गया। चलिए अगला प्रश्न है कि उपहार किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है? उपहार किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखित एक पुस्तक है उपहार। अगला है कि मनु स्मृति में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो ये भारत का सबसे प्राचीनतम स्मृति है जिसमें शुंग काल का उल्लेख मिलता है। पुष्यमित्र शुंग इसके संस्थापक थे। चलिए अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में देवी मूर्तियों को बनाने वाले को क्या कहा जाता था? यानी शिल्पकार को क्या कहा जाता था? तो उसके शिल्पकार को देवता कारु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देवता कारु कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान को ब्रेल लिपि में किस संस्था द्वारा जारी किया गया था? तो भारतीय संविधान को ब्रेल लिपि में सावी फाउंडेशन और स्वागत थोराट के साथ दृष्टि बाधितों हेतु बुद्धिस्ट एसोसिएशन के द्वारा 5 भागों में भारतीय संविधान को प्रकाशित किया गया है, जिसमें 2018 में इसका पहला भाग प्रकाशित हुआ है। तो ब्रेल लिपि का खोज लुईस ब्रेल किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
कि नारायण गुरु द्वारा दिया गया नारा समस्त मानव के लिए एक ईश्वर, एक जाति और एक धर्म है, यह नारा किसने दिया था? तो नारायण गुरु ने दिया था। लेकिन किसने इसको बदलकर कोई ईश्वर नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं में परिवर्तित कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा सहोदरन अप्पयन ने। उन्हीं के चेला थे सहोदरन अप्पयन ने। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राचीनतम सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता है? तो प्राचीनतम सिक्के को साहित्य में आहत सिक्का कहा गया है। क्या कहा गया है? आहत सिक्का कहा गया है। अगला प्रश्न है कि नारद स्मृति में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो नारद स्मृति में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि शुंगों के इतिहास की जानकारी का स्रोत किससे प्राप्त होता है? शुंगों के इतिहास की जानकारी का स्रोत किससे प्राप्त होता है? तो ये पतंजलि के पुस्तक महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का जानकारी प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछ दे कि महाभाष्य के लेखक कौन है, तो पतंजलि है। कौन है? पतंजलि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अरबों के सिंध विजय की जानकारी का स्रोत किससे प्राप्त होता है? तो ये अली अहमद द्वारा रचित चचनामा पुस्तक से। तो आपसे पूछ देगा कि चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अली अहमद। तो अली अहमद के पुस्तक चचनामा से अरबों के सिंध विजय की जानकारी प्राप्त होता है। तो अरबों ने सिंध पर जो आक्रमण किया था 712 ईस्वी में किया था, 712 ईस्वी में किया था। उस समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था। किसका शासन था? राजा दाहिर का शासन था। तो अरबों के सिंध विजय की जानकारी हमको अली अहमद के चचनामा पुस्तक से प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की है? तो ये जर्मनी है। जर्मनी और नॉर्थ एशिया भी किया है इसमें, जो 2019 में इसका प्रयोग किया। तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत जर्मनी में हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश के कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में चीता को किस देश से लाया गया था? तो ये नामीबिया देश से लाया गया था, जिसमें 8 चीता को लाया गया है। 8 चीता को और कुनो नेशनल पार्क में रखा गया है। तो चीता हो जाएगा नामीबिया से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत इथेनॉल मिश्रण 20% का लक्ष्य कब तक रखा है? भारत इथेनॉल मिश्रण 20% का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये 2025 तक रखा है। 2025 तक रखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हिस्टोरिका में किस विषय की जानकारी मिलती है? तो हिस्टोरिका इतिहास की एक पुस्तक है जिसके लेखक हेरोडोटस है, और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इस पुस्तक में भारत और ईरान के संबंध के बीच में हमको जानकारी मिलती है। हिस्टोरिका में भारत और ईरान के संबंध के बीच में जानकारी हमको मिलती है हिस्टोरिका पुस्तक से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चतुष्य वर्ण समाज की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? चतुष्य वर्ण समाज की जानकारी जो हमको ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलती है। तो चतुष्य वर्ण समाज हमको ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलता है। पुरुषसूक्त एक पुस्तक उसी से मिलता है। चलिए अगला है कि भारत में कहवा उत्पादन करने वाले सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कहवा का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है? तो कहवा का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। कौन करता है? कर्नाटक करता है। कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न है कि तात्या तोपे का मूल नाम क्या था? तात्या तोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या तोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, जिनका संबंध 1857 की क्रांति से है। चलिए अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति को इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति को इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था, और 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ था। 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति हुई थी 10 मई से मेरठ से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसे ऐसे वीडियो आप लोग के साथ लाएं। धन्यवाद दोस्तों।